मुस्कुराइए क्योंकि आप हो अनअकैडमी में एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ नीट नोवा। और आज हम लोग बेसिक मैथ्स खत्म करने वाले, लेक्चर 3 फिनिश एकदम खत्म करने वाले जेनिथ सीरीज का, है कि नहीं। और फिर इसके बाद मैं यहां पर क्लास 12th का शुरू करने वाला पोर्शन। सो ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स आउट हियर, प्लीज गेट रेडी क्योंकि मैं 12th का पोर्शन शुरू करने वाला हूं, ठीक है। और साथ ही साथ ये बहुत ही अपना एक छोटा सा लेक्चर होने वाला है, ठीक है। एक छोटा लेक्चर होगा, क्यूट सा लेक्चर होगा, क्योंकि ज्यादा कुछ कवर करने की जरूरत है नहीं। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कैलकुलस है एंड थोड़े बहुत ग्राफ्स है एंड वी आर डन विद द चैप्टर, ठीक है। तो बिना किसी वक्त जाया करिए, चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैं बोलता हूं, हाथों में पेन, ध्यान बोर्ड पे और दिल मंजिल पे। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है, ओके। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चीज है वो आपने अपने 9th और 10th स्टैंडर्ड में और 11th में आपने पहले से सीखा हुआ है। 11th में मैथ्स वाले बच्चे पढ़ते हैं, तो उसके लिए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को थोड़ा और रिवाइज मार देते हैं। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एग्जैक्टली है क्या? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज बेसिकली तुम्हारे एक्स वाई प्लेन में या जितने भी तुम्हारा एक्स वाई जेड प्लेन है उसमें तुम्हारे जो भी पॉइंट्स है उसके बीच में जो रिलेशन है वो स्टडी को हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। कोऑर्डिनेट्स को स्टडी हम लोग बोलते हैं कि नहीं। अच्छा, तो हम लोग अभी समझ लेते कि एग्जैक्टली है क्या। तो उसके लिए मैं करूंगा, इसमें इधर में थोड़ा एक्सेस बना देता है ना, एक्सेस बना देंगे इसको। यस, ये अपना एक एक्सेस हो गया, इसको घुमा देते हैं। ओके चलो, ये अपना हो गया है एक्स एक्सेस, ठीक है। ये हो गया अपना एक्स एक्सेस बन गया है और ये हो गया अपना वाई एक्सेस यहाँ पर बन चुका है। और ये मैं यहाँ पर बोल देता हूँ, ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरा ओरिजिन है और ये मेरा वाई एक्सेस है और ये मेरा एक्स एक्सेस है। समझ में आ रहा है? समझ में आया। अभी अगर समझो इसमें मैं यहां पर एक दो पॉइंट्स प्लॉट करना चाहता हूं। ये मेरा एक पॉइंट है और ये मेरा दूसरा पॉइंट है। ये मेरा पॉइंट ए मान लेता हूं, मैं इसको मैं पॉइंट बी मान लेता हूं। साथ ही साथ मैं इसको x1 y1 पॉइंट नाम बोल रहा हूं इसको मैं, और इसको मैं बोल रहा हूं x2 y2। मैंने इसको नाम दे दिया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ जी, समझ में आया। और फिर मैंने समझो इसको मैंने एक स्ट्रेट लाइन से मैंने ज्वाइन कर लिया। ये मेरा स्ट्रेट लाइन है, ये हो गया मेरा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसका कलर बदल देते हैं हम लोग। ओके चलो, कलर बदल दिया, ये मेरा स्ट्रेट लाइन है। तो ये दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस डी है ना, जो डिस्टेंस डी है उसको हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। और वो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस फॉर्मूला होगा मेरा, दैट इज डिस्टेंस क्या है मेरा? डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा मेरा? डिस्टेंस फॉर्मूला होगा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर होगा मेरा डिस्टेंस। तो ये वाला जो डिस्टेंस फॉर्मूला है ये हम लोग को समझ में आ चुका है और ये हमने रिवाइज भी किया है। हम लोग बस रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि अपने छोटे क्लासेस में पढ़ लिया है, उसके लिए मैं ज्यादा इसमें अपना टाइम नहीं लगा रहा। ये अपना डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा बन चुका है यहाँ पर। अगर अभी इसमें मुझे और थोड़ी बहुत चीजें लेके आनी है, फॉर एग्जाम्पल अपने जो छोटे क्लासेस में सीखा है, अगर उसको मुझे थोड़ा बहुत लेके आना है तो इसमें अभी नेक्स्ट कंसेप्ट आता है स्लोप का। किसका कंसेप्ट आता है? स्लोप का कंसेप्ट आता है। तो चलो हम लोग स्लोप्स लिख लेते हैं। स्लोप अगर आप देखोगे, अगर ये समझो मैंने एक लाइन बना लिया है जो मेरा एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, तो स्लोप क्या होता है? मेरा जो स्लोप होता है वो मेरा जो स्लोप होता है, व्हाट इज स्लोप? स्लोप इज बेसिकली एंगल, इट इज द एंगल मेड बाय लाइन विथ एक्स एक्सिस। यही होता है मेरा स्लोप, है ना। तो मैंने क्या कर दिया, इसको आप चाहिए तो एक्स्ट्रापोलेट भी कर सकते हो या इधर से भी आप एंगल ले सकते हो। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं। तो ये जो रहता है, ये जो एंगल है ये में थीटा मिलेगा। ये मेरा एक्स एक्सिस को जो एंगल बना रहा है ये मेरा थीटा है। तो अगर मैं इसका ये थीटा जो भी आपका वैल्यू आ रहा है, जो भी आप, अच्छा ये जो थीटा है ये आप रेडियंस में लेते हैं हम लोग, ठीक है। रेडियंस में लेते हैं, वो आप ध्यान रखना, ठीक है। इसको आप डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हो, अलग बात है, बट ज्यादातर कैलकुलेशन हम लोग रेडियंस में लेते हैं। तो इसका अगर आप थीटा का अगर आप टैन लोगे, आप टैन फंक्शन में ये थीटा को इनपुट करोगे, जो वैल्यू आता है वो हम लोग उसको स्लोप बोलते हैं। तो अगर मैं यहां पर बोल दूं कि जो tan थीटा है वो मेरा स्लोप होता है, जिसको मैं m से रिलेट करता हूं, और उसका एक और फॉर्मूला आता है, वो ये फॉर्मूला आता है, ये दिस दैट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये होता है मेरा फाइनल फॉर्मूला स्लोप का। आई होप सो मैं यहां पर एकदम 100% क्लियर हूं। समझ में आ रहा है पीपल? समझ में आ रहा है? यस, समझ में आ गया। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया। हम लोगों ने बोर्ड भी पूरा अच्छे से भर दिया है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है, हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है। अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं कैलकुलस। अभी ये कैलकुलस क्या चीज होता है, मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको ज्यादा प्रैक्टिस करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब बेसिक फॉर्मुलाज होते हैं, आपने 10th स्टैंडर्ड में अच्छे से करके आए हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। जो मेन चीज है मैं कैलकुलस में मैं आपको समझाना चाहता हूं।
कैलकुलस जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके फिजिक्स के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि फिजिक्स में आप इतना यूज करते हो ना कैलकुलस को, पूछो मत। तो कैलकुलस में आपको सबसे पहला चीज जो समझना है वो है आपको एवरेज रेट ऑफ चेंज। क्या है? एवरेज रेट ऑफ चेंज। समझ में आ रहा है? अभी आप बोलोगे ये एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है? एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है? एवरेज रेट ऑफ चेंज इज बेसिकली, जैसे कि आपको नाम दिख रहा है कि एक वैल्यू दूसरे वैल्यू के रेस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, उसको हम लोग एवरेज रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। क्या आपको इतना बात समझ में आ गया? तो अगर अगेन मुझे इसको ग्राफिकली अगर मुझे इसको डिपिक्ट करना है तो इसमें कैसे करूंगा? हम लोग ग्राफ से ही समझेंगे। ग्राफ से बहुत सारी चीज ना बहुत आसान हो जाते हैं। तो ये समझो ये हो गया मेरा y और ये हो गया मेरा x एक्सिस। ठीक है, ये हो गया मेरा y एक्सिस, ये हो गया मेरा y एक्सिस, ये मेरा x एक्सिस हो गया। और मैं यहां पर एक कर्व बना रहा हूं, मैं यहां पर एक कर्व बनाने वाला हूं। ये है मेरा कर्व, देखो ये हो गया मेरा कर्व, ये हो गया मेरा कर्व। समझ में आ रहा है? आई होप सो आपको कर्व दिख रहा है। ओके, कर्व दिख रहा है। और मैं बोल रहा हूं कि ये दो पॉइंट्स है यहां पर मेरे पास। ये मेरा एक पॉइंट है और ये मेरा एक पॉइंट है। ये मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा? x1 y1 मेरा एक पॉइंट है और ये मेरा हो जाएगा x2 y2 मेरा एक पॉइंट हो जाएगा। मुझे अभी देखना है कि y कितना चेंज हो रहा है मेरे x, अगर x भी थोड़ा आगे बढ़ रहा है तो y कितना चेंज हो रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज। मतलब अगर समझो मुझे यहां पर एवरेज रेट ऑफ चेंज देखना है, मैं क्या करूंगा? सबसे पहले यहां पर ये दो पॉइंट्स को एक डंडे से कनेक्ट करता हूं। ये डंडे से मैंने कनेक्ट कर लिया और ये वाले इसको मैं एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉप कर लूंगा, परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा। आप बोलोगे क्यों ड्रॉप कर रहे हैं? समझ में आएगा अभी आपको। देखो मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर यहाँ पर मैंने एक ड्रॉप कर दिया और इधर से मैंने परपेंडिकुलर यहाँ पर मैंने ड्रॉप कर दिया। देखो तो यहाँ पर आप देखोगे अगर आप रियलाइज करोगे तो ये एग्जैक्टली क्या है? ये आपका x चेंज हो रहा है, तो ये बेसिकली मेरा डेल्टा x हो जाएगा। ये मेरा डेल्टा x हो जाएगा, है ना? पहले यहाँ पर x1 था, थोड़े डिस्टेंस के बाद वो x2 हो गया, तो आपका डेल्टा x यहाँ पर चेंज हो चुका है। वैसे ही अगर आप ये डिस्टेंस देखोगे, ये मेरा डेल्टा y हो जाएगा, क्योंकि यहां पर y चेंज हो रहा है, यहां पर ये y चेंज हो रहा है ना? क्योंकि देखो यहां पर पहले कुछ तो y1 था, फिर बढ़ के आया वो, यहां पर वो y2 हो चुका है ना? तो यहां पर डेल्टा x और डेल्टा y कुछ तो चेंज हुआ है। मतलब डेल्टा x कुछ तो चेंज हुआ, उसकी वजह से डेल्टा y बढ़ गया। देखो आप डेल्टा x इधर थे तो कुछ तो y हो गया, कुछ तो इधर था तो कुछ तो y हुआ, कुछ तो इधर थे तो कुछ तो y हुआ। समझ में आ रहा है? तो ये होता है अपना एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज को अगर मुझे डिफाइन करना है तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा दैट इट इज बेसिकली चेंज इन y by change in x। ये होता है मेरा क्या? एवरेज रेट ऑफ चेंज ये होता है। तो अगर मुझे इसका फॉर्मूला बेसिस पे लिखना तो मैं लिख दूंगा डेल्टा y by डेल्टा x। यही तो होता है, यस यही होता है, बात खत्म, यही होता है, बस फिनिश। समझ में आ रहा है पीपल? ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है आपको? ओके, तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x मेरा एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है। हम लोग को इससे बात पता चल गया। तो अगर अभी मैं नेक्स्ट चीज देख रहा हूं तो यहां पर मैं कुछ दो चीज को यहां पर कंपेयर कर रहा हूं। तो अगर समझो मैं यहां पर इंटरवल कम करते जा रहा हूं, तो अगर इंटरवल में अगर कम करते जाऊंगा तो आप ध्यान देना, ठीक है? तो इंटरवल कम कर जाऊंगा तो देखो ये दो पॉइंट्स रहेंगे, इसके बीच में ऐसा डंडा बन रहा है। मैं और इंटरवल कम करते जा रहा हूं, एक सेकेंड, हाँ, और इंटरवल अगर मैं कम करते जाऊंगा तो ये मुझे ऐसा कुछ तो मिल रहा है, फिर मैंने इंटरवल इतना कम कर दिया कि वो दो पॉइंट्स एकदम एकदम पास में बैठे, तो उनको क्या मिलेगा? एक ऐसा टैंजेंट मिलेगा, है कि नहीं? ये ऐसा एक टैंजेंट मिलेगा। अच्छा, अगर ये टैंजेंट को अगर मैं जूम करूं, ये टैंजेंट को अगर मैं जूम कर दूं, ये टैंजेंट को मैं इधर लेके आ रहा हूं, ये टैंजेंट को अगर मैं जूम कर दूं, जूम करूंगा तो मुझे क्या दिख रहा है? मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन में मेरा कुछ तो छोटा सा मेरा dx, मेरा कुछ तो x चेंज हो रहा है, dx कुछ तो एक छोटा चेंज हो रहा है। dx मतलब एक छोटा सा चेंज होता है x में, क्योंकि आप देखोगे ना एक पर्टिकुलर पॉइंट में कितना ही x चेंज होगा, बहुत छोटा सा। वैसे एक पर्टिकुलर y में कितना चेंज होगा? एक छोटा सा dy चेंज होगा। तो ये चेंज को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, या जो हम लोग नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने एक और चीज सीख लिया, ये बंदा, ये जो चीज है ये अपना क्या हो जाता है? ये अपना हो जाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, हो जाता है ये।
इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हो जाता है। तो ये हम लोग ने डिफरेंशिएशन को भी यहां पर अनलॉक कर दिया है। तो चलिए हम लोग यहां पर अभी पढ़ते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। उससे पहले इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को अगर आपको फॉर्मूला के बेसिस में थोड़ा और अच्छे से लिखना है तो उसको लिख देते हैं। तो यहां पर ऐसा बोल सकते हो दैट dy by dx आपका क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, मतलब इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। x बढ़ा या x घटा तो y आपका कितना चेंज हो रहा है वो आपको बताता है। क्या dy by dx यहां पर आपको बताता है। क्या आपको इतना बात समझा? यस सर समझा। अभी बात आता है डिफरेंशिएशन में। अभी डिफरेंशिएशन हम लोगों ने अनलॉक कर दिया है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी हम लोग ने अनलॉक कर दिया है। तो अभी हम लोग डिफरेंशिएशन के थोड़े बहुत फॉर्मुलाज पढ़ते हैं। क्या क्या बेसिक फॉर्मुलाज हम लोग देखते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला ये है कि डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट, मतलब अगर समझो कांस्टेंट c मान रहा हूं मैं, उसका हमेशा आंसर जीरो आता है। यहां पर आपको पता कैसे चलेगा कि वो कांस्टेंट है कि नहीं? तो आपको ये वेरिएबल देखना है। अगर ये x है तो ये अगर c है तो अलग अलग है ना या तो यहां पर ये x वेरिएबल है तो x के अलावा बाकी कुछ भी आ जाए वो आपका कांस्टेंट हो जाता है। मतलब अगर समझो यहां पर मैंने लिख दिया डी बाई डी एक्स ऑफ y लिख दिया मैंने, यहां पर भी आंसर जीरो आएगा क्योंकि मेरा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x है यहां पर, तो मेरा y यहां पर कांस्टेंट बन जाता है। क्या आप इतना समझ में आया? यस सर समझ में आ गया। सेकंड फॉर्मूला क्या होगा? सेकंड फॉर्मूला इज बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ, हम लोग डेरिवेटिव भी बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n। अगर समझो कुछ तो पावर में कुछ तो है, x रेज टू n कुछ तो पावर में कुछ तो है, तो इसको मैं क्या करूंगा, सिंपल सी बात है, पावर को नीचे लेके आओ और पावर को -1 कर दो, पावर को नीचे लेके आओ, पावर को -1 कर दो, तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? पावर को नीचे लेके आ गया मैं तो पावर n हो गया, x रेज टू n -1 यहां पर होगा फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है? पावर को नीचे लेके आया जो एग्जिस्टिंग पावर था और वो एग्जिस्टिंग पावर को -1 भी कर दिया। समझ में आ रहा है? तो ये हम लोग बात हमको समझ में आ गया। थर्ड जो है, अच्छा ये सेकंड है अपना, थर्ड अपना जो फॉर्मूला है दैट इज बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? इसका होता है cos x। इतना हम लोग को बात समझ में आया। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स cos x। चौथा डेरिवेटिव ऑफ cos x देख लेते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ cos x देख लेते हैं। यहां पर क्या आता है? इसका आंसर आता है माइनस साइन एक्स। ये तो हम लोग को समझ में आ गया। ये थोड़े बहुत फॉर्मूले जो आपको मन में याद रखने हैं। अभी लास्ट एक और फॉर्मूला है दैट इज, ये भी ठीक है, पांचवा है डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू एक्स का डेरिवेशन आपको ना बहुत आसान लगेगा क्योंकि ये e रेज टू एक्स बहुत सख्त लौंडा है, एकदम सख्त लौंडा है। ये हिलने नहीं वाला, ना डेरिवेशन से हिलने वाला है ना इंटीग्रेशन से हिलने वाला है। आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूलास में भी देखोगे, आप e रेज टू एक्स को कुछ भी करो, डेरिवेट करो, इंटीग्रेट करो, इसका आंसर हमेशा e रेज टू एक्स ही आता है। समझ में आ रहा है? e रेज टू एक्स ही यहां पर आता है। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गई? हाँ जी समझ में आ गई। नेक्स्ट सिक्स्थ, डेरिवेटिव ऑफ ln x, जो हम लोगों ने देखा था नेचुरल लॉग, हम लोगों ने जो देखा था ln x बहुत पड़ा है, इसका आंसर आता है 1/x। ठीक है, तो मुद्दे की बात यही है, बस इतना सा फॉर्मूला आपको याद रखना। ठीक है, एक और फॉर्मूला आप याद रख सकते हो जो मुझे मन में आया, दैट इज सेवंथ फॉर्मूला, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ tan x। आपका ध्यान रख सकते हो tan x का फॉर्मूला आता है sec स्क्वायर x। ठीक है, tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। ठीक है, तो मुद्दे की बात यह है कि ये 7 फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखना है। बाकी का डेरिवेशन जो है पूरा कंसेप्चुअल बेस होता है, आप इससे भी आप उसको डिराइव कर सकते हो। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम लोग अभी थोड़ा रूल्स में पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज या रूल्स हम लोग में जाते हैं। प्रॉपर्टीज ये है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग लिखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, अगर समझो आप कर रहे हो डेरिवेटिव ऑफ कर रहे हो k इंटू एक्स रेज टू n, अगर आप कर रहे हो, ये आपको ऐसा कुछ है, तो इसमें आप एक ध्यान दे सकते हो कि आप अपना जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट को आप बाहर लेके आ सकते हो, क्योंकि वो कांस्टेंट है, उसको फर्क नहीं पड़ता डेरिवेशन से। तो यहां पर आपका आंसर जो है, वो आपका समथिंग लाइक ऐसा आ जाएगा, दैट इज k इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू n आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आप इसको डेरिवेट कर देना और k से मल्टीप्लाई कर देना, कांस्टेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये हम लोग को समझ में आ गया। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि समझो ऐसा कुछ है, डेरिवेटिव ऑफ सम a प्लस बी कुछ तो है, a प्लस माइनस बी ऐसा कुछ तो है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको सेपरेटली डेरिवेट कर दो, इसको सेपरेटली डेरिवेट कर दो और प्लस माइनस बी लगा दो, तो आपका फाइनल आंसर यहां पर क्या आ जाएगा, दैट विल बी डेरिवेटिव ऑफ a प्लस माइनस डेरिवेटिव ऑफ बी। समझ में आ रहा है? आप तोड़ के कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, तोड़ के आप कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, तो अभी प्लस माइनस की बात तो हो गई, अभी तो मल्टीप्लिकेशन में कुछ कर सकते हैं हम लोग। यस, मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हैं। उसमें आता है
उसमें आता है आपका प्रोडक्ट रूल, इसमें आता है आपका प्रोडक्ट रूल। अब ये प्रोडक्ट रूल मतलब क्या आता है, हम बताते हैं प्रोडक्ट रूल मतलब क्या होता है, ठीक है। उसमें हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, प्रोडक्ट रूल में क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग। प्रोडक्ट रूल, ठीक है, प्रोडक्ट रूल, चलो प्रोडक्ट रूल समझते हैं। इट्स बेसिकली अगर आपका कुछ डेरिवेशन है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स है विथ रेस्पेक्ट टू यू इंटू वी है, कुछ तो ऐसा प्रोडक्ट में आपका कुछ तो है, तो इसमें आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, सिंपल सी बात है, इसमें बहुत आसान है, एक को पकड़ो दूसरे को छोड़ो, दूसरे को पकड़ो एक को छोड़ो, तो क्या करोगे, u इंटू वी डेरिवेटिव, u इंटू वी डेरिवेटिव, तो रुको इसको डेरिवेटिव को हम ऐसे लिखते हैं, दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v इंटू यू डेरिवेटिव, v इंटू यू डेरिवेटिव डी यू बाई डी एक्स। समझ में आ रहा है, सिंपल फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला, ये सिंपल फॉर्मूला, कुछ ज्यादा इसमें लोड लेने की आपकी जरूरत नहीं है, ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। तो अगर आप पूछोगे सर अगर आप डिवीजन में कुछ है तो डिवीजन में, तो वो भी बता देंगे, देखो डिवीजन में अगर है तो सेकंड इज बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ u बाई v, अगर डिवीजन में कुछ है तो क्या करने का, सिंपल सी बात है, इसका फॉर्मूला आ जाता है v इंटू यू डेरिवेटिव, दैट इज डी यू बाई डी एक्स कर लेते हैं, डी यू बाई डी एक्स, v इंटू यू डेरिवेटिव माइनस u इंटू वी डेरिवेटिव माइनस u इंटू वी डेरिवेटिव अपॉन वी स्क्वायर, समझ में, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये अपना हो गया, अपना क्या बोलते हैं, अगर कोई भी चीज डिवीजन में है तो आप ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। समझ में आ रहा है पीपल, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग यूज करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़े बहुत और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लोग डेरिवेट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसको डेरिवेट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो चलो इसको हम लोग क्या लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्यूब, डी बाई टी एक्स ऑफ 2x क्यूब हम लोग को करना है। फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी क्या था कि जब भी कांस्टेंट है, यहां पर अभी सबसे पहले वेरिएबल x है, तो इसका मतलब कि 2 मेरा कांस्टेंट है, तो यहां पर आप 2 को आप बाहर लेके आ सकते हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, और इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, क्या हो जाएगा, देखो यहां पर x रेज टू n वाला फॉर्मेट है, यहां पर क्या हो जाएगा, x रेज टू n वाले फॉर्मेट में, x रेज टू n वाले फॉर्मेट हम लोग क्या करते हैं, कि n को हम लोग नीचे लेके आते हैं और पावर को -1 कर देते हैं, ये वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, देखो इसमें क्या हो जाएगा आपका, यहां पर क्या हो जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा और 3 को कम कर देना है, तो ये हो जाएगा इंटू 3 और x रेज टू स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आपने 3 को कम कर दिया, आंसर हो जाएगा 6x, आंसर हो जाएगा 6s। क्या आपको बात समझ में आ रही है, यस समझ में आ रही है, आई होप सो आई एम बीइंग वेरी क्लियर। 5 sin x को करते हैं हम लोग, 5 sin x को करते हैं, ठीक है। तो यहां पर डेरिवेटिव ऑफ क्या करना है, 5 sin x को करना है। अगेन मैंने अभी क्या बोला, यहां पर अभी आपको देखना है कि सबसे पहले वेरिएबल क्या है, वेरिएबल यहां पर x है, तो इसका मतलब क्या, 5 आपका कांस्टेंट हो गया, तो 5 को बाहर निकाल दो, ठीक है। और sin x का डेरिवेशन क्या हो जाता है, cos x, हम लोगों ने फॉर्मूला में देखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 5 इंटू cos x आपका आंसर हो जाएगा, 5 इंटू cos x आपका आंसर हो जाएगा। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक है, आई होप सो, बहुत ही आसान था, ठीक है। इसमें बाइफर्केशन कर लेंगे हम लोग, जिससे कि हमको कोई इशू नहीं होगा, ठीक है, ओके, चलो समझ में आ गया, ओके पीपल, समझ में आ गया। फिर थोड़ा बहुत क्वेश्चन है, 3 sin स्क्वायर x और 4 ln sin x को हम लोग को करना है। अच्छा, अभी 3 sin स्क्वायर x को हम लोग कैसे करेंगे, इसमें ना एक चीज होती है, इसमें हम लोग ना चेन रूल करके भी एक चीज यूज करते हैं। ये वाले क्वेश्चन में हम लोग चेन रूल करके एक चीज यूज करने वाला है, मैं इसको अलग सा ये रूल नहीं लिखवाने वाला, मैं इसमें ही समझा दूंगा कि ये चेन रूल क्या होता है। देखो क्या होता है कि आप ऐसा समझ लो कि समझो कि मुझे करना है डेरिवेटिव ऑफ क्या करना है 3 sin स्क्वायर x करना है। अभी सबसे पहली बात है कि वेरिएबल देखो, वेरिएबल अगर आप देखो कि यहाँ पर 3 आपका कांस्टेंट है, तो वो बाहर चला जाएगा, तो बाहर अगर चला जाएगा तो ये 3 बाहर आ गया, तो आ गया डेरिवेटिव ऑफ आ जाएगा sin स्क्वायर x आ रहा है यहाँ पर, डेरिवेटिव ऑफ sin स्क्वायर x। अच्छा, अभी इसको कैसे करेंगे, अगर आप देखोगे यहां पर इसका जो फॉर्मेट है वो x रेज़ टू n वाले फॉर्मेट में, तो अब इसमें क्या कर सकते हो, 2 को बाहर लेके जाओ और 2 का पावर 1 कम कर दो, 2 को बाहर लेके जाओ, 2 का पावर 1 कम कर दो, ठीक है। सबसे पहले वो करो, सबसे पहले वो करते, चलो सबसे पहले हम लोगों ने वो कर लिया, चलो हम लोग वो पहले हम लोग कर देते, ठीक है, ओके। एक मिनट, ये थोड़ा वायर में यहां पर फंस गया, हाँ, तो यहां पर आंसर आ जाएगा 3 इंटू 2 को मैंने बाहर लेके आया, 2 को बाहर लेके आया और sin x कर दिया, क्यों, क्योंकि 2 - 1 क्या हो जाएगा मेरा, 1 हो जाएगा, 2 का पावर 1 कम कर रहा हूं, तो यहां पर sin x हो जाएगा। बट अगर आप ध्यान दोगे, हम लोगों ने sin स्क्वायर x को यहां पर डिफरेंशिएट किया है, उसके अंदर मतलब यहां पर एक स्क्वायर वाला फंक्शन था, उसके अंदर एक और फंक्शन है, दैट इज sin x, ऐसा है ना, एक स्क्वायर वाला फंक्शन है, उसके अंदर एक और sin x बैठा है, ऐसा है ना, तो हमको यहां पर sin x को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं चेन रूल, मतलब अंदर चेन से बंधा हुआ है, पहले स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया और फिर हम लोग sin x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो यहां पर एक और मल्टीप्लिकेशन आएगा, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ sin x भी आपको करना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ sin x भी आपको यहां पर करना पड़ेगा। तो यहां पर डेरिवेटिव ऑफ sin x का आ जाएगा cos x, तो आंसर आ रहा है 3 × 2 6
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, दैट इज साइन एक्स कॉस एक्स। समझ में आ रहा है? दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी ये वाला क्वेश्चन करते हैं, 4 ln x sin x। ठीक है, इसको हम लोग कैसे करेंगे? देखो, इसमें भी u इंटू वी रूल लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल। चलो प्रोडक्ट रूल हम लोग लगा देते हैं। देखो प्रोडक्ट रूल, 4 तो मेरा कॉन्स्टेंट है, उसको भूल जाओ, उसको भूल जाओ। उसको एक काम करते, इधर 4 ऐसे लिख देते और इसको ब्रैकेट में हम लोग ऐसे लिख देते, भूल गए हम लोग। इसको मैं मान लेता हूं ये मेरा u है, ये मेरा v है। तो क्या करने का, एक को पकड़ो दूसरे को छोड़ो, दूसरे को पकड़ो एक को छोड़ दो। तो u इंटू वी डेरिवेटिव, तो ln x लिख दो, पहले ln x लिख दो, और sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा मेरा, cos x लिख दिया मैंने, प्लस फिर sin x को लिख दो और ln x का डेरिवेटिव मार दो, दैट इज ln x का क्या हो जाएगा 1/x, तो ये हो गया x। खत्म, आपका आंसर मिल गया। समझ में आ रहा है? प्रोडक्ट रूल हमको कैसे करना है आपको समझ में आ गया, बस इसका आंसर यही है। आई होप सो आई एम बीइंग वेरी क्लियर। ठीक है, समझ में आया? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी हम लोग इसको करते हैं। इससे हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग को वो डिवीजन वाला रूल हम लोग को करना है ना, डिवीजन वाला रूल करना पड़ेगा। हाँ, अच्छा चलो करते हैं इसको। तो डिवीजन वाला रूल क्या बताता है? डिवीजन वाला रूल है कि अगर ये u है और तो ये v है, तो वो क्या करता है, v इंटू यू डेरिवेटिव। तो v इंटू यू डेरिवेटिव, तो इसका आंसर क्या आएगा, x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है cos x, v इंटू यू डेरिवेटिव माइनस u इंटू v डेरिवेटिव, मतलब साइन एक्स और x का डेरिवेटिव, दैट इज साइन एक्स, और x का डेरिवेटिव 1 आता है, तो ये इंटू 1, खत्म, अपॉन इसका स्क्वायर, दैट इज v स्क्वायर, तो हो जाएगा x का स्क्वायर, खत्म, फिनिश। ये आपका आंसर है, दैट इज x cos x माइनस साइन एक्स अपॉन x स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है पीपल? समझ में आ रहा है? यस सर, हम लोग को समझ में आ गया। ओके, अभी हम लोग सीखते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। अभी ये जो डिफरेंशिएशन जो सीखा है ना, कैलकुलस जो सीखा है आपने, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इससे आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कि आप विश्वास नहीं करोगे। इट्स बेसिकली ये जो मैक्सिमम मिनिमा वाला जो कंसेप्ट है ना, मैक्सिमम मिनिमा वाला जो कंसेप्ट है, माय गुडनेस, ये आप तो मतलब खतरनाक यूज करने वाले हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। कितना किधर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशन, कितने चैप्टर्स में आप इसको यूज करने वाले हो। तो मैक्सिमम मिनिमा देखते हैं। पहले समझते हैं ये मैक्सिमम मिनिमा एग्जैक्टली है क्या। तो मैक्सिमम मिनिमा समझने के लिए हम लोग वापस यहाँ पर एक एक्सिस बनाएंगे। ये हो गया मेरा y एक्सिस, ये हो गया मेरा x एक्सिस, और यहां पर मैं एक फंक्शन ड्रॉ करूंगा। ये समझो फंक्शन ऐसा कुछ है, ये मेरा ऐसा कुछ फंक्शन है। तो मैक्सिमम मिनिमा बेसिकली क्या है, मैक्सिमम वो वाले पॉइंट्स होते हैं जहां पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलता है। यहां पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। अगर ये x है, अगर ये देखो, समझो ये मेरा x है, ये पर्टिकुलर x के लिए आपको मैक्सिमम y मिल रहा है, ये पर्टिकुलर x के लिए आपको मैक्सिमम y मिल रहा है। वैसे ही ये वाले पर्टिकुलर x के लिए आपको सबसे मिनिमम y मिल रहा है, सबसे मिनिमम y मिल रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम मिनिमा। इससे हम लोग डिफरेंशिएशन से हम लोग मैक्सिमम मिनिमा ढूंढ सकते हैं। तो ये मेरा मैक्सिमा वाला पॉइंट है, ये मेरा मैक्सिमा वाला पॉइंट है, और ये वाला जो है ये मेरा मिनिमा वाला पॉइंट है, मिनिमा वाला पॉइंट है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मिनिमा वाला पॉइंट है। तो जैसे कि मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझाते वक्त मैंने आपको बोला था कि ये जो चीज है आप जो टैंजेंट बना के करते हो, ये जो dy बाय dx आता है ना, ये जो dy बाय dx आता है, ये बेसिकली आपका क्या होता है, स्लोप होता है। ये आपका क्या होता है, स्लोप होता है। ये आपका स्लोप होता है, ये dy बाय dx। तो चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, इधर tan थीटा इज इक्वल टू m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 में आप इसको dy बाय dx भी तो लिख सकते हो, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x भी तो लिख सकते हो ना। समझ में आ रहा है? इधर से ये वाले रिलेशन से मैं बोल रहा हूं कि ये मेरा स्लोप होता है। तो डिफरेंशिएशन से मैं स्लोप भी निकाल सकता हूं। समझ में आ रहा है? मैं स्लोप भी निकाल सकता हूं। ये हम लोग को बात समझ में आ गई है। तो अगर आप ध्यान दोगे ये कौन से जगह पे मैक्सिमम मिनिमम बन रहा है, अगर आप इधर ध्यान दोगे, इधर का स्लोप क्या आ रहा है, इधर का स्लोप क्या आ रहा है, इधर तो मुझे आ रहा है कि इधर मेरा स्लोप 0 है। ओ, इधर मेरा स्लोप 0 है और इधर भी मेरा स्लोप 0 है, इधर भी मेरा स्लोप 0 है। तो इसका मतलब यह है कि मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स उधर ही आते हैं जहां पर मेरा स्लोप 0 होने वाला है। ये मेरा फर्स्ट कंक्लूजन है। इससे मुझे पता चलता है कि मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए 2 तरीके हैं। यहां पर ना एक्चुअली एक ही तरीका है, बट मैक्सिमम और मिनिमम पहचानने के लिए क्या क्या करना है हम लोग को। फर्स्ट स्टेप दोनों में कॉमन है। फर्स्ट स्टेप है कि आपको dy बाय dx निकालना, मतलब स्लोप निकालना है और उसको 0 के साथ इक्वेट कर देना है, जिससे कि हमको पता चले कि कौन से पॉइंट्स में आपको मैक्सिमम मिनिमम मिल रहा है। समझ में आ रहा है? ओके, ये हम लोग को बात समझ में आ गया। सेकंड स्टेप क्या करना है, आपको एक और बार डेरिवेट करना है। तो एक और बार डेरिवेट किया तो आपको मिलेगा d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर। ये एक और बार डेरिवेट करने का तरीका है। इट्स बेसिकली आपने dy बाय dx को वापस अपने डेरिवेट कर दिया, तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर होता है। इसको हम लोग ऐसा बोलते हैं कि आपने एक और बार डेरिवेट किया, इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं। और अगर ये मेरा ग्रेटर देन 0 आया, तो ग्रेटर देन 0 आया, और दूसरा केस क्या आ सकता है कि डी स्क्वायर वाई और dx स्क्वायर जो है वो मेरा लेस देन 0 आया। तो ये दोनों केस में आपको देखना है, अगर ये वाला चीज कंडीशन आया तो ये मिनिमा है।
ये मिनिमा है, सीधा उल्टा है। अगर ग्रेटर देन 0 आया तो वो मिनिमा है, और अगर वो लेस देन 0 है तो वो मैक्सिमा है, वो मैक्सिमा है। ये आपको चीज समझना है, यही आपको चीज समझना है। समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को थोड़ा और आइडिया मिलेगा कि एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ये आपको एक फंक्शन गिवन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हम लोग को ये बताना है कि मैक्सिमा किधर है या मिनिमा किधर है, या दोनों में से क्या है, वो हम लोग को पहले बताना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको डेरिवेट कर लेते हैं, इसको डेरिवेट कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप अपना क्या है? फर्स्ट स्टेप है कि dy/dx जो है उसको 0 कर दो, स्लोप 0 कर दो, जिससे हमको पता चले कि कौन से पॉइंट्स में मैक्सिमम मिनिमा मिल सकता है। मैक्सिमा है या मिनिमा बात की बात है, तो सब कर लेते हैं। तो इसको पहले स्लोप को, इसको ये फंक्शन को डिफरेंशिएट मार देते हैं। सो इट्स बेसिकली dy/dx ऑफ 5x² - 2x + 1 को करना है मुझे, ये डिफरेंशिएट करना है, और इसको मुझे इक्वेट करना है 0 के साथ। तो 5x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 5 मेरा कांस्टेंट है, x² का हो जाएगा, 2 को नीचे लेके आओ, पावर को -1 कर दो, तो 5 तो है ही पहले से, 2 पावर है, और x हो जाएगा इसका वैल्यू, क्योंकि डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं x² का, 2 नीचे लेके आ गया और पावर घटा दो, तो ये हो जाएगा 2x। समझ में आ रहा है? वैसे ही अभी -2x का डिफरेंशिएशन करना है, तो -2 तो मेरा पहले से कांस्टेंट है, तो -2 को बाहर ले लो और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। 1 कैसे होगा? देखो सिंपल सी बात है, x का मुझे डिफरेंशिएट करना है, x मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो इसका पावर क्या है? 1 है, इसका पावर 1 है, तो 1 नीचे लेके आ जाओ, तो यहां पर 1 नीचे लेके आ गए और एक घटा दो, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0, तो x⁻0 1 हो, तो इसका आंसर आ गया 1 आ गया। समझ में आ रहा है 1 कैसे आया? तो यहां पर मुझे आ रहा है -2 और कांस्टेंट का मेरा 0 हो जाता है। तो ये जो मुझे इक्वेशन आ रहा है, ये मैंने 0 के साथ इक्वेट कर दिया, ये मैंने 0 के साथ इक्वेट कर दिया। अभी इसको मुझे क्या करना है? इसको मुझे क्या करना है? बस सॉल्व कर लो तो आंसर मिल जाएगा। तो देखो 5 × 2 10x -2 = 0, तो यहां पर मुझे आ रहा है x = 2/10, 2/10 आ रहा है यहां पर, यस, विच इज बेसिकली 1/5 आ रहा है मुझे। तो x = 1/5 पे मुझे मैक्सिमा या मिनिमा मिल सकता है, ये मैं बोल रहा हूं। x = 1/5 में मुझे मैक्सिमा या मिनिमा मिल सकता है, ये मैं बोल रहा हूं। अभी मैक्सिमा है या मिनिमा है कैसे ढूंढूंगा? मुझे वापस से ये वाली चीज को वापस से मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं, चलो एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो dy/dx ऑफ 10x -2, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है। अगर मैंने कर दिया तो मुझे क्या मिल रहा है? 10x का डिफरेंशिएशन, 10 बाहर कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1, तो यहां पर मुझे 10 आ रहा है, और -2 का क्या हो जाएगा? 0। तो यहां पर जो आ रहा है, ये जो फंडा जो चीज आ रहा है, ये मेरा ग्रेटर देन 0 है, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये बेसिकली क्या है? ये वाला पॉइंट जो है, ये जो x = 1/5 जो आया है, ये जो है मेरा क्या है? एक मिनिमा हो जाएगा, एक मिनिमा हो जाएगा, एक मिनिमा हो जाएगा, मिनिमा। समझ में आ रहा है? मिनिमम हो जाएगा। तो मुझे मिनिमम पॉइंट मिल चुका है x = 1/5 पे। कितना मिनिमम है? ये x को आप बस डायरेक्टली डाल दो, इधर डाल दो, इधर। समझ में आ रहा है? इधर डाल दो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? आपको अपना आंसर मिल जाएगा कि कितना मिनिमम है, वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, चलो समझा सर, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन की बात करते हैं। इंटीग्रेशन भी अगेन, इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव मतलब सीधा डिफरेंशिएशन का सीधा उल्टा। तो अगर डिफरेंशिएशन ऑफ sin x मेरा cos x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x मेरा sin x हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बस यही है, मतलब एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या है? अगर मैं बोल रहा हूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ sin x मेरा cos x होता है, तो अगर मैंने cos x को मैंने इंटीग्रेट कर दिया, तो आंसर मुझे sin x आता है। समझ में आ रहा है? यही होता है मेरा एंटी डेरिवेटिव का फंडा, समझ में आ रहा है? इसमें थोड़े बहुत फॉर्मूलाज है जिसको आपको याद रखना है, एंड आपका काम खत्म हो जाएगा। अगेन फर्स्ट फॉर्मूला ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, और अगेन इधर यहाँ पर वेरिएबल है, कुछ तो वेरिएबल होगा, इससे आप पहचान सकते हो कि कांस्टेंट है कि नहीं। इसका आंसर हो जाता है कि cx प्लस 1 कांस्टेंट, एक और कांस्टेंट ऐड कर दो। ये कांस्टेंट ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में। अब आप बोलोगे इनडेफिनेट मतलब क्या होता है? इनडेफिनेट मतलब इधर लिमिट्स नहीं होगा, मैं बता दो लिमिट्स क्या होता है, ठीक है। सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx का आंसर होगा, इसका आंसर होगा x⁻n+1 अपॉन n+1 प्लस सम कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? या बस सी लिख दो आंसर में, कोई इश्यू नहीं है, ठीक। बट आपको ये सी लिखना इंपॉर्टेंट है। x⁻n+1 अपॉन n+1 मतलब क्या है? एक पावर को जोड़ दो और वही पावर को नीचे डिवाइड मार दो, बस। समझ में आया? यस, समझा। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ sin x
इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx इज इक्वल टू, यहां पर आपका आंसर आता है माइनस कॉस एक्स, ये ध्यान देना है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। समझ में आ रहा है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी हम लोग को यहां पर आंसर आ रहा है। वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx यहां पर आता है साइन एक्स प्लस सी, ये आपको आंसर आ गया यहां पर। समझ में आ रहा है। तो ये थोड़े बहुत बेसिक फॉर्मूलाज है। और हाँ, द लेजेंडरी फॉर्मूला नहीं लिखे, बट इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स आपका बस ई रेस टू एक्स प्लस सी ही होता है, ई रेस टू एक्स प्लस सी ही होता है। ये हम लोग को समझ में आ गया, समझ में आ रहा है। ये थोड़े बहुत बेसिक फॉर्मूलाज है जो आपको ध्यान रखना है, एंड फिर आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलो इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं और जल्दी काम खत्म कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो 5x कर को इंटीग्रेट करना है। अगेन 5 मेरा कांस्टेंट है तो मैं इसको बाहर ले सकता हूं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, 5 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx हो रहा है यहां पर, ये हो रहा है मेरा। अभी x स्क्वायर को मुझे इंटीग्रेट करना है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 5 इंटू एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या होगा, पावर को एक बार बढ़ाना है और उसको डिवाइड मार देना है, तो क्या हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3 प्लस सी आपका आंसर है, फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है, बहुत आसान, इतना ही था। अभी इसको करना है मुझे। अच्छा, सिंपल सी बात है, साइन 2x को करना है। मुझे पता है साइन 2x का क्या आता है इंटीग्रेशन, माइनस कॉस आता है। साइन x का क्या होता है, माइनस कॉस होता है। तो यहां पर क्या होगा, माइनस कॉस 2x। आंसर खत्म हो चुका है? नहीं, खत्म नहीं है, क्योंकि अगेन मैंने बस साइन को मैंने अभी तक इंटीग्रेट किया है, बस साइन को मैंने इंटीग्रेट किया। अभी भी ये अंदर वाला चीज बाकी है। अगर अंदर वाली चीज में आपको कुछ तो कोएफिशिएंट दिख रहा है, वो कोएफिशिएंट से आपको ये डिवाइड मार देना है, बस वो कोएफिशिएंट से डिवाइड मार देना है। तो sin 2x का माइनस cos 2x है, बट आपको अंदर एक कोएफिशिएंट दिख रहा है, वो कोएफिशिएंट से आपको डिवाइड मार देना है, दैट इज डिवाइड बाय 2 और प्लस सी आपका तो हमेशा आता ही है। समझ में आ रहा है। वैसे ही cos 3x का, अच्छा अभी ये बहुत अच्छा सवाल है। अभी आप लोग बोलोगे cos 3x है, cos 3x का आंसर होता है sin 3x, और 3 दिख रहा है तो डिवाइड बाय 3 कर दो, तो sin 3x डिवाइडेड बाय 3 आंसर होता है, प्लस सी। नहीं, गलत। आपने अभी यहां पर ये चीज नोटिस नहीं किया कि यहां पर आपका यहां पर वेरिएबल x है, और यहां पर सॉरी आपका यहां पर वेरिएबल आपका y है, बट आपको यहां पर x गिवन है। तो यहां पर ये क्वेश्चन के लिए ये तो पूरा एक कांस्टेंट है, ये तो पूरा एक कांस्टेंट है, तो यहां पर इसका आंसर आएगा, ये पूरा एक चीज अगर कांस्टेंट है तो इसका आंसर आ जाएगा y इंटू कॉस ऑफ 3x, आपका आंसर आ जाएगा y इंटू कॉस ऑफ 3x, आपको यहां पर आंसर आ जाएगा प्लस सी। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है। आई होप सो आई एम बीइंग वेरी क्लियर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं एंड फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो cos ऑफ 4x प्लस 3 को मुझे इंटीग्रेट करना है, विद रेस्पेक्ट टू x करना है। cos का इंटीग्रेशन मेरा क्या होता है, साइन होता है मेरा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 4x प्लस 3, ये है मेरा आंसर। बट अगेन मेरा अगर मुझे अंदर दिख रहा है कि 4x प्लस 3 करके भी एक है, x का कुछ तो कोएफिशिएंट है यहां पर, तो उससे मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 है यहां पर x का कोएफिशिएंट। समझ में आ रहा है, एंड प्लस सी आपका आंसर हो जाएगा। बस बात कर, ये आपका आंसर है। समझ में आ रहा है पीपल, समझ में आया, ठीक है। आई होप सो आई एम बीइंग वेरी क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन। अभी डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट्स आ जाता है। ये देखो, ये होता है लिमिट्स। ये इंटीग्रेशन के ऊपर, सांप के ऊपर, ये जो सांप जैसा चीज है उसके सर के नीचे और पूंछ के उधर जो नंबर्स लिखते हैं उसको हम लोग लिमिट्स बोलते हैं। अब ये लिमिट्स क्या होता है, हम लोग देखते हैं, इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, इसमें आपको कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आप लिमिट्स डालते हो। तो देखो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब बाई 3, आपने अभी भी सीखा, एक्स क्यूब बाई 3 होता है। अभी लिमिट्स का डालेंगे, इसको ऐसा ब्रैकेट में डालने का, और ये लोअर लिमिट होता है और ये अपर लिमिट होता है। बस अभी क्या करना है, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। सबसे पहले 5 अंदर जाएगा x में, और फिर 3 अंदर जाएगा, और जो दो वैल्यूज आ रहे हैं उनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 क्यूब बाई 3, मैंने 5 डाल दिया, माइनस 3 क्यूब बाई 3, तो माइनस 3 क्यूब बाई 3, ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। समझ में आ रहा है लिमिट्स कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यों लिखा है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन से आप एरिया ढूंढ सकते हो किसी भी फंक्शन का, आप एरिया ढूंढ सकते हो, एरिया ढूंढ सकते हो किसी भी फंक्शन का। अभी आपको लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, इसको मैं थोड़ा और समझाता हूं। समझो मैंने यहाँ पर अगर एक्सिस बना रहा हूं, मैं यहाँ पर अगेन एक्सिस बनाता हूं। देखो, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, और यहाँ पर समझो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मेरा लाइन है, ये मेरा y इज इक्वल टू एक्स का लाइन है, समझो y इज इक्वल टू एक्स का लाइन है, ठीक है। ये y इज इक्वल टू एक्स का लाइन है यहाँ पर, समझ में आ रहा है। तो ये मेरा ओरिजिन है, और समझो मुझे ये वाला ट्राइंगल का एरिया मुझे ढूंढना है, ये वाला ट्राइंगल का एरिया मुझे ढूंढना है, और ये वाला पॉइंट जो है ये 5,5 है, समझो 5,5 है, ठीक है। ये वाला एरिया ढूंढना है मुझे, ये वाला एरिया ढूंढना है मुझे। तो ये वाला एरिया मैं कैसे ढूंढूंगा मैं बताता हूँ।
y इज इक्वल टू एक्स है, इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये मुझे पूरा एरिया मिलेगा, बेसिकली ये मुझे पूरा ये वाला एरिया मिलेगा, ये एंड सो ऑन, ये पूरा एरिया मिलेगा मुझे। बट मुझे बस लिमिट करना है, कहां तक लिमिट करना है मुझे, बस 5 तक लिमिट करना है, उसके लिए मैं यहां पर लिमिट्स यूज करता हूं। तो y इज इक्वल टू एक्स को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, y इज इक्वल टू एक्स को, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स है तो मैं x लिख सकता हूं, और विद रिस्पेक्ट टू x मुझे इंटीग्रेट करना है। लिमिट्स क्या डालू, लिमिट्स है कि मेरा 0 से लेके x का वैल्यू 5 तक जा रहा है, तो 0 से लेके 5 तक कर दो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² और 5 से लेके 0 से लेके 5। तो यहाँ पर लिमिट्स डाल दो तो क्या आता है आंसर, पहले 5² माइनस 0² तो 0 तो 0 होता है, तो यहां पर हो जाएगा 5² दैट इज 25/2। अगर आपको इसको क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है, तो आप इसको ये कर सकते हो, राइट एंगल ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल, ये भी 5 ये भी 5 या ये भी 5, तो हाफ बेस इंटू हाइट क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है मेरा 5, हाइट क्या है 5 इंटू 5 विच इज बेसिकली मेरा 25/2। समझ में आ रहा है, मैंने ये भी वेरीफाई कर दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है पीपल की एग्जैक्टली मैंने यहाँ पर क्या किया, यस सर हम लोग को समझ में आ गया, आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं थोड़े बहुत ग्राफ्स की, ये अपना लास्ट टॉपिक है और फिर अपना लेक्चर 3 यहाँ पर अपना खत्म हो चुका है। ठीक है, फिर हम लोग ग्राफ करते हैं। स्ट्रेट लाइन कुछ नहीं पीपल, हम लोगों ने ये सीखा है, अगर ये समझो मेरा एक्सेस बना रहा हूं मैं, ये मेरा एक्सेस है, और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोग ने बहुत छोटे छोटे क्लासेस हम लोग ने सीखा है कि अगर ये ऐसा कुछ है, हाँ ये ऐसा कुछ है, ओके, ये ऐसा कुछ अगर काट रहा है, ठीक है, ये मेरा एक लाइन है, ये मेरा एक लाइन है, और ये चीज को हम लोग बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, सॉरी वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं, है ना, एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं, सॉरी वाई इंटर, क्या हो गया मुझे, ये हो गया मुझे, हाँ इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं, इसको वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं, है ना। और ये जो वैल्यू होता है, ये जो पॉइंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग सी बोलते हैं ना, ये जो लेंथ जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं, ये होता है मेरा 0, होता है ये, है ना। और ये वाली इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं, ये स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जहां पर c आपका क्या होता है, आपका y इंटरसेप्ट होता है, और m क्या होता है, आपका स्लोप होता है, ये होता है स्लोप होता है। जो स्लोप के बारे में हम लोग ने बहुत कुछ कवर कर लिया है, अगर स्लोप आपको फिर भी देखना है तो ये मेरा स्लोप हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा स्लोप, ये हो जाएगा मेरा थीटा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो हम लोग ने स्ट्रेट लाइन कवर कर लिया। अभी बात आती है पैराबोला की। पैराबोला में बहुत सिंपल सी बात है, अगेन यहां पर एक्सेस बना देते हैं, ये मेरा ओके नेगेटिव है, ये मेरा पॉजिटिव है, और यहां पर मैं इसको एरो बना देता हूं। तो अगर आपका पैराबोला ऐसा स्माइली है, आपका ऐसा अगर स्माइली फेस है, तो इसका इक्वेशन आता है y इज इक्वल टू ax², यहां पर आपका आता है y इज इक्वल टू ax² आपका आता है, अगर आपका स्माइली है तो। बट अगर आपका सैड फेस है, अगर आपका सैड फेस वाला पैराबोला बन रहा है, ऐसा वाला पैराबोला बन रहा है, तो ये हो जाता है y इज इक्वल टू माइनस ऑफ ax², यहां पर बनता है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है पीपल, ठीक है, इतना बात हम लोग को समझ में आ गया। अभी साइन एक्स की बात करते हैं। साइन एक्स में तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से बात किया यार, ट्रिग्नोमेट्री में इतना अच्छे से सीखा, फिर भी एक बार थोड़ा सा रिवाइज मान लेते हैं, है ना, थोड़ा सा रिवाइज मान लेते हैं कि क्या होता है साइन एक्स का, कैसा होता है। हम लोग पहले इंटरवल बना देते हैं, चलो ये अपना एक इंटरवल हो गया, ये अपना दूसरा इंटरवल हो गया, ये अपना तीसरा इंटरवल हो गया, ये अपना पांचवा इंटरवल हो गया, ऐसे इंटरवल बना दिया। और मैक्सिमम वैल्यू मेरा क्या होता है, माइनस से लेके +1 होता है मेरा मैक्सिमम वैल्यू, ये तो मुझे पता चल गया, ये हो गया मेरा +1 के लिए, और इसको मैं कॉपी कर दूंगा और इसको नीचे लेके आऊंगा। ओके यस, ये अपना हो चुका है। और साइन एक्स का ग्राफ ऐसा हो जाता है, ये होता है मेरा साइन एक्स का ग्राफ। रुको, इसको साइन एक्स का ग्राफ बना देते हैं, हाँ ऐसा ऐसा, ये होता है मेरा साइन एक्स का ग्राफ, ये होता है मेरा साइन एक्स का ग्राफ। और इसमें अगर मुझे वैल्यूज लिखना है तो ये हो जाएगा, ये साइन 0 होता है, और ये साइन 0 होता है, और ये होता है मेरा π/2 होता है, ये मेरा पाई होता है, ये मेरा 3π/2 होता है, और ये मेरा 2π होता है, ये मेरा 2π होता है। ये मेरा साइन का ग्राफ था, ये मेरा +1 यहाँ पर लेता है, ये मेरा -1 यहाँ पर लेता है, ये मेरा साइन एक्स का ग्राफ था। बस बात खत्म, सिंपल सी बात है। इसमें मैं ज्यादा अपना टाइम वेस्ट कर भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि हम लोग ने बहुत डिटेल में यहाँ पर हम लोग ने इसको कवर किया है, ठीक है। और फिर आती है e⁻⁴ अच्छा, इसमें हम लोग थोड़ा कर सकते हैं, क्योंकि ये आप पहले बार देख रहे होंगे। पहले एक्सेस बना लेते हैं, ये मेरा एक्सेस है, ये मेरा ये है, ठीक है। इसमें बहुत सारे ग्राफ्स में इधर ही बना देता हूं। अगर e⁻⁴ की बात हो रही है, सिंपल एक्सपोनेंशियल, ये ऐसा होता है, और ये बेसिकली मेरा 1,0 होता है। इसका जो कोएफिशिएंट होता है ना, ये वाला कोएफिशिएंट, यही मेरा पॉइंट होता है, ये होता है मेरा पॉइंट। वो समझ में आ रहा है, ये होता है मेरा पॉइंट, समझ में आ रहा है, ओके। अगर a इंटू e⁻⁴ का बनाना है तो बेसिकली समथिंग लाइक ऐसा बनेगा, और ये मेरा पॉइंट a होता है, 0,a होता है, ये होता है मेरा 0,a होता है, ये होता है 0,a, ये हो गया मेरा 0,1, 0,1। समझ में आ रहा है,
समझ में आ रहा है? यस, a इंटू ई रेस टू माइनस एक्स। अच्छा, अभी a इंटू ई रेस टू माइनस एक्स हम लोग कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सी बात है यार, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपका बस माइनस एक्स यहां पर हो चुका है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी नेगेटिव हुआ है और कुछ नहीं है यहाँ पर। तो a इंटू ई रेस टू माइनस एक्स का जो ग्राफ है ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मुझे कमेंट सेक्शन को थोड़ा सा लाइवली रखना है। तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में कहना कि आप a इंटू ई रेस टू माइनस एक्स का ग्राफ आप कैसे बनाओगे। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि ये सब ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा या सेम रहेगा, एक बार मुझे जल्दी बता देना। और मैं इसका आंसर नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम लोग क्लास 12 का पोर्शन शुरू करेंगे, उधर मैं जरूर आपको ये जवाब दूंगा। ठीक है, ठीक है, हम लोगों ने कर लिया। ओके, अच्छा मैं यहां पर लिख देता हूं, ये जो ग्रीन है ये है मेरा a इंटू ई रेस टू एक्स का ग्राफ, और ये जो व्हाइट है ये है मेरा ई रेस टू एक्स का ग्राफ। समझ में आ रहा है? ओके, एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ये मेरा पैराबोला, इसको हम लोग हाइपरबोला बोलते हैं, इसको हम लोग हाइपरबोला का ग्राफ होता है। इसका ग्राफ बहुत आसान होता है, इसका ग्राफ होता है ऐसा, इसका ग्राफ होता है ऐसा। समझ में आ रहा है? ओके, चलो फिर हम लोग आते हैं सर्कल में। सर्कल में कुछ नहीं यार, अगेन मैं इसको एक्सेस बना देता हूँ, इसको एक्सेस बना देता हूँ, ये मेरा एक्सेस है। और अगर मुझे सर्कल बनाना है तो सर्कल बना देंगे हम, ये होता है मेरा सर्कल। यस, ये हो गया मेरा सर्कल। यस यस, ये हो गया मेरा सर्कल, और ये मेरा ओरिजिन होता है, और ये मेरा रेडियस आर होता है, ये मेरा रेडियस आर होता है। तो इसका जो इक्वेशन बनता है वो बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जहां पर ए स्क्वायर मेरा रेडियस का स्क्वायर होता है, जहां पर मेरा रेडियस का स्क्वायर होता है। ठीक है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं आर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है पीपल? तो यहाँ पर हम लोग ने पूरा बेसिक मैथ्स यहाँ पर कवर कर लिया है। बस इतना ही था आपके बेसिक मैथ्स में। आई होप सो आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। मैं बहुत ही जल्द 12th के पोर्शन से शुरू करूंगा। सो दिस इज जॉनथन मैथ्यू signing off. This is NEET Nova. Please continue to like, share and subscribe. Telegram link is in the description, and please do join for further updates. Thank you so much. So this is Jonathan Matthew signing off. Sayonara.